हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग जो सीरीज चल रही थी उसकी ये सेवेंथ चैप्टर है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, हमने ऑलरेडी मेजर फ्रूट्स कंप्लीट कर चुके हैं। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, हाईटेक हॉर्टिकल्चर, ये भी 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 7th में आज हम इसका कंप्लीट करेंगे। जिनको पीडीएफ की ज़रूरत है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 11, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी होता क्या है? जैसे कि आपको पता है, हार्वेस्टिंग के बाद जो भी ऑपरेशंस होता है टिल जो भी प्रोडक्ट्स कंज्यूमर के पास पहुंचता है, वो जो पीरियड होता है, ट्रांजिशन पीरियड होता है, उसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड। ठीक है, और उसको जो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो गुजर कर आया है आप तक, उसको बोलते हैं, उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। एक क्लेम एंड टर्म में मैं समझा रही हूँ, बट टेक्निकल टर्म में तो कुछ अलग ही होगा। While increased productivity is an essential component of a vibrant agriculture sector, improved post-harvest handling and processing is essential to ensure high-quality products reach the market. ठीक है, तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को ऐसे डिफाइन किया जाता है, इट रेफर्स टू application of scientific and technological principles to preserve and enhance the quality of agricultural produce after it is harvested. एक बार क्रॉप हार्वेस्ट हो जाने के बाद वहाँ से मतलब फील्ड से लेकर कंज्यूमर तक पहुँचने के लिए जो जो टेक्नोलॉजी के दौर से वो गुजरता है, और इसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे होते हैं। मैं फूड ग्रेन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पर्टिकुलरली हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में बात करती हूँ, जो कि है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपको पता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स भी डाल लीजिए इसमें। आजकल के ज़माने में फ्लावर्स भी काफ़ी सारे यूज होते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में। तो ये क्या होते हैं, ये पेरिसेबल नेचर के होते हैं कि वेजिटेबल्स आप मार्केट में खरीदते हो, अगर आप फ्रीज में नहीं रखते हो तो एक दो दिन में वो ख़राब हो जाते हैं। वेजिटेबल्स की भी सेम कंडीशन है, फ्रूट्स की भी सेम कंडीशन है। कुछ फ्रूट्स लाइक एप्पल, पोमेग्रेनेट, ये थोड़ा ज़्यादा देर तक टिकते हैं, लेकिन फिर भी पेरिसेबल नेचर की हैं। ठीक है, तो इनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स है जो दूर के एरिया से लाकर मतलब दूर से एरिया से हमारे पास आते हैं खाने के लिए। एक्जोटिक फ्रूट्स माना जाता है किसी को, नेपाल से आते हैं, कोई ईरानियन एप्पल हो गया, ईरान से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये सारे कंडीशन में काफ़ी देर लग जाती है और इनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसको प्रिजर्व करने के लिए और इसकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस यूज होते हैं, उसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, दिस फील्ड एनकम्पासेस अ रेंज ऑफ प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स एम्ड एट मिनिमाइजिंग लॉस। क्यों होता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी? हम इसलिए यूज करते हैं कि लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सके बाय इंप्रूविंग इज सेल्फ लाइफ। ठीक है, इंप्रूविंग इज क्वालिटी, इंप्रूविंग इज सेल्फ लाइफ, देन इंक्रीजिंग इनकम फॉर फार्मर्स। फार्मर की इनकम को भी हम बढ़ा सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को भी हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि फार्मर जो, देखिए, आप अगर क्रॉप से डायरेक्ट लाकर हम अगर उसको कंज्यूमर तक ले आते हैं, एक फार्मर ले आते हैं, तो उसका रेट जितना होगा, अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से ग्रेडिंग करेंगे, स्टोरिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे और उसके बाद एक कस्टमर तक लाएंगे, डेफिनेटली उसके रेट थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी पैटर्न पे फार्मर इनकम को भी वो एनकरेज करता है। इट इंक्लूड्स रेंज ऑफ एक्टिविटीज लाइक सॉर्टिंग होता है, ग्रेडिंग होता है, पैकेजिंग होता है, स्टोरेज होता है, फिर उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, प्रोसेसिंग होकर फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो ये बहुत एक लेंदी प्रोसेस होता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ पीएसटी इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। पहले तो है रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। हमारे जितने सारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, इफेक्टिव सॉल्यूशन ये देता है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को पर्टिकुलरली 10 से 50% ग्लोबली देखा गया है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है। लेकिन हम जब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो ये लॉसेस बहुत हद तक मिनिमाइजेस हो जाता है। फिर एनहांसिंग फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी, क्योंकि हम उसे प्रॉपर हैंडलिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, प्रोसेसिंग टेक्निक्स के द्वारा इसको प्रिजर्व करते हैं ताकि इसकी फ्रेशनेस बजाय रखा जा सके, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हैम्पर ना हो, इसको मेंटेन किया जा सके। एंड ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़, फ्रूट की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वगैरह है,
ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज इसका भी मेंटेन किया जा सके। इसके लिए टेक्नोलॉजी यूज होती है इरेडिएशन, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज, ये सब जो होता है जिसमें हार्मफुल पैथोजन की एलिमिनेशन हो जाती है एंड सेल्फ लाइफ एक्सटेंशन हो जाती है। ठीक है, थर्ड जो बेनिफिट है वो है इंक्रीजिंग इकोनॉमिक वैल्यू। प्रॉपर हम जो प्रोसेसिंग टेक्निक यूज करते हैं लाइक ड्राइंग, कैनिंग, फ्रीजिंग, ये सब करने के बाद क्या होता है, एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ पेरिसेबल प्रोडक्ट्स, जिसके बाद क्या होता है कंज्यूमर के पास ये बहुत अच्छे खासे तरीके से पहुंचता है और इसकी मार्केट वैल्यू थोड़ा इंक्रीज हो जाती है। जैसे हम जूसेस बनाते हैं, जैम, रेडी टू ईट मील्स, जेलीज, ये सारी चीज़ें जो पैकेट कैंड प्रोडक्ट आते हैं पैकेट में भर के, उसका सेल्फ लाइफ थोड़ा ज़्यादा होता है। और ये नॉर्मल मान के चलिए आप मैंगो को थोड़ा 50 रुपीज़ में खरीदते हो तो मैंगो जेली हो गया, मैंगो जाम हो गया, इसको थोड़ा 100-150 से आप खरीदते हो तो कितना मार्केटिंग वैल्यू उसकी बढ़ गई, इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ गई। तो इसके लिए इंपॉर्टेंस होता है। फिर प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हम फ्रूट लॉसेस को जो मिनिमाइज कर लेते हैं जिसके बाद इसकी सेल्फ लाइफ एक्सटेंडिंग हो जाती है और रिड्यूसिंग स्पॉयलेज भी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, जिसके वजह से एनर्जी कंजप्शन भी रिड्यूस हो जाती है एंड प्रमोटिंग रिसोर्स एफिशिएंसी, जिसके वजह से हम वाटर को भी कंजर्व कर पाते हैं, एनर्जी को कंजर्व कर पाते हैं। तो ये इनडायरेक्ट वे में या फिर डायरेक्ट वे में एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है एनहांसिंग फूड सिक्योरिटी। हम लॉसेस को मिनिमाइज कर दिए और क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिए और सेल्फ लाइफ को भी काफ़ी हद तक एक्सटेंड कर लिए, जिसके वजह से ये फूड शॉर्टेजेस को कहीं ना कहीं एड्रेस करता है और हमारे जो सेल्फ लाइफ क्वालिटी हमने इसको बढ़ाया, जिसके वजह से न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और ये माल न्यूट्रिशन को भी एड्रेस करने में कैपेबल हो जाती है, पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग रीजन्स। ठीक है, सपोर्टिंग रूरल डेवलपमेंट, ये किस तरह से हेल्प करता है, द डेवलपमेंट एंड अडॉप्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी फोस्टर एंटरप्रीनरशिप। रूरल एरिया में जो भी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी होता है, सॉर्टिंग हो गया, ग्रेडिंग हो गया, ये सब तो करने के लिए मैन पावर की भी जरूरत होती है ना। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रूरल पीपल में जो लोग अनएम्प्लॉयड है वहाँ पे जाकर हम एंटरप्रीनरशिप बना सकते हैं, स्टार्टअप बना सकते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकती है रूरल कम्युनिटीज में, कंट्रीब्यूटिंग टू पॉवर्टी रिडक्शन एंड इम्प्रूव लाइवलीहुड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या क्या मेजर पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस है। पहले तो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के तरह क्या होता है, ऑप्टिमल मैच्योरिटी हार्वेस्टिंग बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल मार्कर्स। हम क्या करते हैं, कभी बार फार्मर्स पर्टिकुलर मैंने ठीक से मैच्योर नहीं होता, फील्ड से ले आते हैं और मार्केट में बेच देते हैं, जिसकी वजह से उनका क्वालिटी भी ख़त्म हो जाती है और इकोनॉमिक वैल्यू भी उसकी डिग्रेड हो जाती है। लेकिन जब हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं उसमें हम प्रॉपर फिजियोलॉजिकल मार्कर्स यूज़ करते हैं हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी देखने के लिए, ऑप्टिमल हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी देखने के लिए, जिसके वजह से मिनिमाइजिंग मैकेनिकल डैमेज ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। ठीक है, फिर उसके बाद इसको सॉर्टिंग किया जाता है। सॉर्टिंग मतलब रिमूवल ऑफ डिजीज्ड, डैमेज्ड एंड इमेच्योर प्रोड्यूस। उसके बाद ग्रेडिंग होता है, बेस्ड ऑन साइज, डिफरेंट साइज का ग्रेडिंग किया जाता है, कलर का, शेप का, क्वालिटी का भी ग्रेडिंग किया जाता है। उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग एंड वॉशिंग किया जाता है, जिसमें सॉइल वगैरह लगती है उसको रिमूवल किया जाता है। पेस्टिसाइड रेसिड्यूज अगर बगैर यूज़ करते हैं हम, जब प्लांट को इसकी यील्ड बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स ये सब यूज़ करते हैं, उसको भी प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग की ज़रूरत होती है रिमूवल के लिए, एंड कंटामिनेंट्स जो भी है उसको रिमूव किया जाता है। इसके लिए हमें यूज ऑफ सैनिटाइज्ड वाटर यूज़ करते हैं और फूड ग्रेडेड डिसइंफेक्टेंट्स को भी यूज़ करते हैं। उसके बाद प्री कूलिंग किया जाता है। प्री कूलिंग क्या होता है, रैपिड रिमूवल ऑफ फील्ड हीट टू स्लो डाउन रेस्पिरेशन। अगर हम रेस्पिरेशन इसको स्लो नहीं करेंगे तो उसी पैटर्न पे 1-2 दिन में खराब हो जाएगा क्रॉप। तो इसकी वजह से ना हमें एक प्री कूलिंग करके फील्ड हीट को मिनिमाइज किया जाता है, जिसमें रेस्पिरेशन कम हो जाता है और इसकी सेल्फ लाइफ थोड़ा बढ़ जाती है। इसके लिए टेक्निक्स यूज किया जाता है हाइड्रो कूलिंग, वैक्यूम कूलिंग एंड फोर्स्ड एयर कूलिंग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, क्योरिंग होता है, फॉर पर्टिकुलरली ट्यूबर क्रॉप्स में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, हेल्प्स इन वुंड हीलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ स्किन। रूट क्रॉप का जो, ट्यूबर क्रॉप का जो पहले पहले आप देखे होंगे, जो नया नया पोटैटो मार्केट में आता है उसके जो छिलका होता है ना वो बहुत डेलिकेट होता है, उसको आप हाथ से भी रगड़ के निकाल सकते हो। लेकिन जैसे जैसे वो ओल्ड होता जाता है, पुराना होता जाता है, वो उसका स्किन थोड़ा टाइट हो जाता है और इसको पिलर से निकालना पड़ता है। ठीक है,
वही बोलता है कि स्किन को हार्डनिंग करने के लिए एंड उसकी जो भी वुंड है उसको हीलिंग करने के लिए हमें क्यूरिंग की ज़रूरत होती है। पोटैटोज़, ओनियंस ये सब में भी, गार्लिक में भी यूज़ होता है। फिर पैकेजिंग होता है। पैकेजिंग में प्रोटेक्टिव, अट्रैक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव पैकेजिंग मटेरियल को यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल एंड मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, ये सारी चीज़ों का भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है स्टोरेज, जिसमें हम कोल्ड स्टोरेज यूज़ करते हैं, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज यूज़ करते हैं, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर्स यूज़ करते हैं, सुइटेबल ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर कंट्रोल फॉर डिफरेंट प्रोड्यूस। डिफरेंट क्रॉप एंड वेजिटेबल्स के लिए डिफरेंट तरह की टेम्परेचर कंट्रोल मेथड होती है और ह्यूमिडिटी मेथड भी होती है, उसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद लास्ट में आता है ट्रांसपोर्टेशन। कुछ देर स्टोरेज होने के बाद जब मार्केट की ज़रूरत होती है, कंज्यूमर के पास पहुंचना होता है, डिमांड होता है, तब ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। यूज ऑफ रेफ्रिजरेटेड वैन्स और इंसुलेटेड कंटेनर्स यूज़ किया जाता है। अवॉइडिंग रफ हैंडलिंग एंड टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के लिए भी मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए भी जो भी जगह से ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो भी व्हीकल से ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसमें प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है। फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है कॉजेस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होने की रीजन क्या है? पहले तो मैकेनिकल इंजरिंग ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो भी मैकेनिकल इंजरी होती है, जिस चीज़ पे हम हार्वेस्टिंग करते हैं, कभी कभी वो लग जाता है, मैकेनिकल इंजरी हो जाता है। गिर कर भी हम जब पेड़ से, बड़े बड़े पेड़ होते हैं वहाँ से फ्रूट्स वगैरह निकालते हैं, वो नीचे गिर के खराब हो जाते हैं। माइक्रोबियल स्पॉयलेज भी हो जाती है ड्यू टू इनप्रॉपर सैनिटेशन। फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर्स भी कभी कभी हो जाती है, लाइक स्क्रिबलिंग, स्प्राउटिंग, ये सारी चीज़ों को भी वजह से लॉसेस होती है। पुअर स्टोरेज, प्रॉपर हम मेंटेनेंस नहीं करते टेम्परेचर की और कोल्ड स्टोरेज की, जिसके वजह से स्टोरेज पुअर हो जाती है। इसमें डिजीजेस, पेस्ट लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर नहीं होती। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। अच्छा खासा टेक्नोलॉजी नहीं होता है हमारे पास, स्किल लेबर नहीं होते हैं, स्किल टेक्नोलॉजी नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, जिसके वजह से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का सामना करना पड़ता है। एस्टिमेटेड किया गया है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन इंडिया रेंजेस बिटवीन 20 to 30%। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या कंस्ट्रेंट है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में, क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ता है। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, जैसे कि पता है आपको, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग फैसिलिटी नहीं है, ग्रेडिंग पैकेजिंग के लिए अच्छा खासा स्ट्रक्चर नहीं है। फिर क्वालिटी इशू होता है, जिसमें इरेगुलर सप्लाई एंड नॉन यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ प्रोसेस्ड प्रोडक्ट नाइदर सेटिस्फाइज द कंज्यूमर्स इन डोमेस्टिक मार्केट नॉर एनकरेजेस बायर्स इन नेशनल मार्केट। क्वालिटी इशू मतलब आप देखोगे, जब भी आप जाते हो, मेरे हिसाब से बोलती हूँ, मैं जब भी मार्केट जाती हूँ कुछ फ्रूट्स खरीदने, अगर फ्रूट्स मुझे सुंदर नहीं दिखते बाहर से, कुछ क्वालिटी नहीं दिखते उसमें, छोटे छोटे लगते हैं या फिर जितना साइज होना चाहिए वो नहीं दिखते, तो मैं पर्टिकुलरली प्रेफर नहीं करती खरीदने के लिए। तो तो क्या होता है, मेरे तरह जो भी लोग होते हैं मार्केट जाते होंगे वो भी वही देखते होंगे कि एक अच्छा सा दिखना चाहिए बाहर से और टेस्ट भी अच्छा खासा होना चाहिए, नहीं तो कोई नहीं खरीदेगा। तो क्वालिटी इशू हो जाता है। उसके बाद मार्केट चैलेंजेस, जैसे कि अवेयरनेस की लैकिंग है इंडियन फ्रूट एंड वेराइटीज़ में, इन फॉरेन कंट्रीज़ में क्वारंटाइन रेस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी सारा हमारा लग जाता है, जिसकी वजह से मार्केट चैलेंजेस बन जाती है। वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कॉजेस पॉल्यूशन। जो भी वेस्ट मैनेजमेंट हम करते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, उसको हम अगर प्रॉपर तरीके में से वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो बाहर निकलते हुए उसमें एक आपको पता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है, उसमें मीथेन वो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प करता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो इसके वजह से काफ़ी परेशानी क्रिएट होती है। रिसर्च गैप भी है, प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है इंडिया में हमारी इस इंडस्ट्री को लेकर। ह्यूमन रिसोर्स की भी बहुत लैकिंग है, मैन पावर ट्रेनिंग की। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, क्योंकि सफिशिएंट हमें क्रेडिट वगैरह नहीं मिलता प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से। पॉलिसी गैप भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी पॉलिसी में इनएडिक्वेट पॉलिसी फ्रेमवर्क होती है, जिसके वजह से पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन पीएसटी। क्या क्या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी उभर कर आया है। पहले तो मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, इसमें एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट सोर्सेस तो नहीं बोल सकती, डिफरेंट जो मेजर्स होते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, उसको हम मॉडिफाई करके
यूज़ करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में। कोल्ड प्लाज्मा ट्रीटमेंट का भी यूज होता है। कहाँ गया यार, सॉरी। फिर एडिबल कोटिंग जिसमें हम एलोवेरा वैक्स ये सारे वगैरह यूज़ करते हैं डिफरेंट फ्रूट्स को कोटिंग करने के लिए। नॉन नानो टेक्नोलॉजी बेस्ड सेंसर्स स्पॉयलेज डिटेक्शन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सोलर ड्रायर्स हम यूज़ करते हैं जिसमें एनर्जी एफिशिएंट कोल्ड स्टोरेज हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हम पावर को जो इलेक्ट्रिसिटी को बचाते हैं। एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स इन एरिया विथ लिमिटेड, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत लिमिटेड एक्सेस है वहाँ पे भी ये बहुत अच्छे खासा काम देता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर को भी हम यूज़ करते हैं पीएसटी में फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड अदर पैरामीटर इन स्टोरेज फैसिलिटीज़। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक को भी यूज़ किया जाता है इसमें फॉर एफिशिएंट हैंडलिंग प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज़ किया जाता है फॉर प्रोडिक्टिव एनालिसिस ऑफ क्रॉप यील्ड्स एंड मार्केट ट्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पीएचडी सर गया हमारा, खत्म हो गया पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। अब इसको हमारा हार्वेस्टिंग हो गया, स्टोरेज ग्रेडिंग ये सब हो गया। अब हम देखेंगे वैल्यू एडिशन हम कैसे कर सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। वैल्यू एडिशन रेफर्स टू कन्वर्टिंग रॉ प्रोड्यूस इनटू प्रोडक्ट्स दैट हैव हायर इकोनॉमिक वैल्यू। जो भी रॉ प्रोड्यूस है जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इसको हम फार्म से फील्ड से निकाल के लाए हैं, हार्वेस्टिंग करके लाए हैं, वो है रॉ प्रोड्यूस। उसको जब हम हायर इस तरह की एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो जिसका इकोनॉमिक वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है, सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाता है और ग्रेटर यूटिलिटी होता है, उसको बोलते हैं हम वैल्यू एडिशन। हमने उस प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन कर लिया। इट इज़ क्रूशियल फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, इसका 3 तरीके से होता है। प्राइमरी प्रोसेसिंग पहले होता है जिसमें वॉशिंग, कटिंग, पीलिंग, ब्लांचिंग, ड्राइंग ये सारी चीज़ें होता है। जिसके बाद रेडी टू कुक वेजिटेबल्स पैक्स जो मिलता है मार्केट में, कट फ्रूट ट्रेस जो मिलता है, वो सारा प्राइमरी प्रोसेसिंग अंडर में जाता है। उसके बाद हम सेकेंडरी प्रोसेसिंग को जाते हैं जिसमें कुकिंग किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, केमिकल प्रिजर्वेटिव इसमें दिया जाता है जैसे कि फ्रूट जैम्स, वेजिटेबल पिकल्स, सॉसेस, स्क्वाश। इसका इकोनॉमिक वैल्यू थोड़ा इससे ज़्यादा होता है सेकेंडरी प्रोसेसिंग के कंपैरिजन, मतलब प्राइमरी प्रोसेसिंग के कंपैरिजनली सेकेंडरी प्रोसेसिंग का जो प्रोडक्ट होता है उसका थोड़ा इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा होता है और सेल्फ लाइफ भी थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके बाद हमारा आता है टर्शियरी प्रोसेसिंग। टर्शियरी प्रोसेसिंग में हाईली प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड्स रेडी फॉर कंजप्शन। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ डायरेक्ट हम इसको खा सकते हैं जैसे कि फ्रूट बार्स, डिहाइड्रेटेड स्नैक्स, इंस्टेंट मिक्सेस, ये सारे को टर्शियरी प्रोसेसिंग बोलते हैं और इसका प्राइस सेकेंडरी प्राइसेस से और थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए हो गया या फिर ग्लोबली भी क्यों इम्पोर्टेंट है? वैल्यू एडिशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन एनहांसिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी। ये सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है, इम्प्रूविंग रूरल लाइवलीहुड को भी प्रमोट करता है और बहुत सारे रीजन्स है जैसे कि फार्मर इनकम को ये इंक्रीज करता है। कैसे? आप वैल्यू एडेड कर दिए ना, एक रॉ प्रोडक्ट में वैल्यू जोड़ दिए, उसको उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज कर दिया आपने, कुछ ऐड कर दिया तो इसका डेफिनेटली इनकम जो इनकम है उसको भी आपने इंक्रीज किया ना, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू इंक्रीज कर दिया। ठीक है, रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, इसमें पोस्ट हार्वेस्ट जो भी लॉसेस होता है हार्वेस्टिंग के बाद बहुत सारे मिनिमाइज हो जाता है बाय एक्सटेंडिंग सेल्फ लाइफ और मिनिमाइजिंग वेस्टेज। ठीक है, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जिसके वजह से जो भी टेक्नोलॉजी हम अडोप्ट करते हैं, जो भी प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें डेफिनेटली हमें मैन पावर की ज़रूरत होती है जो जिसके वजह से ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है रूरल एरियाज में पर्टिकुलरली। एनहांस्ड मार्केट एक्सेस एंड डाइवर्सिफिकेशन, वैल्यू एडिशन होने के वजह से वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को हम डाइवर्स कंज्यूमर टेस्ट के लिए मार्केट भेज सकते हैं। गोइंग न्यू मार्केट सेगमेंट को भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं बाय बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। ठीक है, फूड सिक्योरिटी को भी ये मेंटेन करता है एंड न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट करता है वैल्यू एडिशन में। कभी कभी क्या होता है हम फर्टिफाइड फूड खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें फोर्टिफिकेशन के लिए डिफरेंट न्यूट्रिशन को ऐड किया जाता है, वैल्यू एडेड किया जाता है, जिसके वजह से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है। फूड सिक्योरिटी को वो सेल्फ लाइफ ज़्यादा देर तक रहती है, इसके वजह से फूड सिक्योरिटी को भी मेंटेन किया जा सकता है, हम ज़्यादा देर तक घर में रख के खा सकते हैं। और बूस्ट एक्सपोर्ट, वैल्यू एडिशन होने के बाद अगर हम बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्वालिटी को मीट करता है, स्टैंडर्ड को, और कैटरिंग टू ग्लोबल डिमांड, देयर बाय इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। ठीक है,
कॉमन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे कुछ लिस्टेड किया है, जैसे कि मैंगो में पल्प, जूस, पिकल, लेदर, स्क्वासेस ये सब होता है। टमाटो में पूरी, केचप, सॉस ये सब होते हैं। आंवला में कैंडी, जूस, पाउडर। बनाना में चिप्स, फ्लोर, प्यूरी। चिली में पाउडर, फ्लेक्स, पिकल्स। ऑनियन में डिहाइड्रेटेड फ्लेक्स पाउडर। एंड पाइनएप्पल में स्लाइसेस इन सिरप, जूस, जैम। ये सारे कॉमन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो भी मार्केट में मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू एडिशन एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। बेनिफिट्स क्या होता है वैल्यू एडिशन के बाद? फार्मर की इनकम बढ़ जाती है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, वही सेम चीज़ें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस रिड्यूस हो जाती है। मोस्ट कंज्यूमर डिमांड फॉर मीट्स कंज्यूमर डिमांड फॉर कन्वीनियंस, एक्सपांड मार्केट अपॉर्चुनिटी। ये बोथ डोमेस्टिक एंड ये इंटरनेशनल है। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट अपॉर्चुनिटी को भी एक्सपांड करता है। ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है वैल्यू एडिशन को लेकर? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के द्वारा इसके ऊपर थोड़ा सब्सिडी वगैरह मिलता है इसके थ्रू। नेशनल मिशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग, जिसके द्वारा प्रमोट किया जाता है फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, जिसके द्वारा स्मॉल एंड जो माइक्रो प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस है उनको सब्सिडी वगैरह दिया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। फिर मेगा फूड पार्क्स एंड एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, इसमें भी काफ़ी हद तक वैल्यू एडिशन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा के द्वारा भी इसको इनकरेज किया जाता है। फिर कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान संपत्ति योजना के द्वारा supports the development of food processing industry and infrastructure। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाता है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइस डिस्कवरी। ठीक है, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो कि प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डेवलपिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कोल्ड चेन्स, वेयर हाउस एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स। ठीक है, एंड फाइनली हम पहुंच गए कंक्लूजन के बाद। अगर आंसर राइटिंग में कंक्लूजन आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू एडिशन को लेकर, आप ये लिख सकते हो कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू एडिशन आर इंडिस्पेंसेबल फॉर ए सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल हॉर्टिकल्चर सेक्टर। ठीक है, विथ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, हम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम मेंटेन करेंगे, ट्रेनिंग वगैरह, पॉलिसी सपोर्ट ये सारे होता है, तो इंडिया कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड बिकम ए ग्लोबल लीडर इन प्रोसेस्ड फूड एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये था हमारा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू एडिशन का एक डिटेल वीडियो। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।